बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही, कौन कौन से सेक्टर में एक्शन था और साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें और नतीजे कौन कौन से आए हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं, एक क्विक रिकैप देख लेंगे। और मार्केट में आज हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन तेजी थी। हालांकि दिन भर दायरे में कारोबार हुआ लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में करीब 17,770 के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी हरे निशान में मजबूत क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली, करीब 40 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी। और दिन भर मार्केट का सेटअप कैसा रहा, आज कौन कौन से सेक्टर में एक्शन था, कहां पर मंदी थी, ये सब बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो हफ्ते की शुरुआत ही अच्छी हुई और स्ट्रेट सेकंड ट्रेडिंग सेशन जबकि देखा हमने अच्छी मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ इंडेक्सेस में अच्छी मजबूती पर ही बाजार दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी दिखा रहे थे और इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन दिख रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो इसमें भी एडवांसेस का पलड़ा भारी था, जो कि क्लियरली बाजार के अंडरटोन को बुलिश बना रहा था। तो क्लियरली बुल यहाँ पर जो है आगे रहे और इनफैक्ट दिन भर में ही काफी हद तक एक्शन देखने को मिला। ये एक्शन जो है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो कि हैवी वेट्स हैं उनसे क्योंकि सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, तो काफी हद तक वहां से कंट्रीब्यूशन दिखा। रिलायंस के तो नतीजों के ठीक बाद स्टॉक ने आज रिएक्ट किया और उस पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इन स्तरों से भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहा है। और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स तो हम देख ही रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के बाद, चाहे फिर बड़ी दिग्गज बैंक प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली बैंकिंग बैंक्स हो, उनके भी अच्छे खासे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और इन्हें क्लियरली एक ट्रेडिंग लेवल्स के तौर पर माना जा रहा है। पीएसयू बैंक स्पेस पर भी हमने देखा और पावर में सबसे ज्यादा तेजी आज के सत्र में देखने को मिली, जो कि काफी हद तक सरप्राइजिंग थी। अगर खबरों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करेंगे, यूनिकैम में जो हिस्सा खरीदने की खबर आई, इससे इप्का लैबोरेटरीज में 10% तक की गिरावट देखने को मिली। एक न्यूज फ्लो था जिसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला। वहीं मैनेजमेंट में बदलाव का असर सीजी कंज्यूमर के चार्ट्स पर भी देखने को मिला। हालांकि जोमैटो पॉजिटिव ब्रोकरेजेस यहां पर आती हुई देखने को मिली और इसके चलते हमने देखा कि अच्छी खासी मजबूती के बीच स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% के अपमूव्स पर ही ट्रेड्स देखने को मिले। सिटी की तरफ से जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसका एक इम्पैक्ट था, जो कि जोमैटो के चार्ट, और इसी के चलते न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आज एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। आईएफएल सिक्योरिटीज जहां पर अच्छे नतीजे थे उसके ठीक बाद हमने देखा 9% तक के अपमूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले। तो इस स्टॉक पर भी खासतौर से नजर रखनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट के बाद ये ट्रेडर फेवरेट बनता हुआ देखने को मिला। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर खास नजर रखनी होगी, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, क्योंकि अब न्यूज फ्लोज वहां से आना शुरू होंगे। किक्कर ऑटो कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे जारी करेगी। अच्छा, इसमें लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस भी अब डिफेंसिव्स के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। डिविज लैब जैसे स्टॉक को देख लीजिए, वहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। आज टेलीकॉम प्ले में भारतीय एयरटेल भी अच्छा एक्शन दिखा रहा था। बजाज ट्विंस में मजबूती, चाहे बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व के काउंटर में अच्छे एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। तो क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स कुछ हद तक हमने देखा, ऑटोमोबाइल प्लेज और साथ ही मिड कैप आईटी कंपनियां हैं जो कि बाजार को काफी हद तक सपोर्ट दे रही थी। और हीट मैप पे भी देखेंगे तो बजाज ट्विंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसे काउंटर सामने आएंगे। और हाँ, रेलवे काउंटर्स पर खास नजर रखें क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं जिससे रेलवे स्टॉक्स जो काफी अट्रैक्टिव हैं। फाइनल क्लोजिंग जब हुई 17,700 के पार, 17,750 के पार हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी ने 42,678 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिखाई और साथ ही सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ 60,100 के लेवल्स पर क्लोजिंग। तो पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे और दिन भर अच्छी मजबूती के बाद ट्रेड्स क्लोज भी पॉजिटिव हुए। बिल्कुल, तो आज पॉजिटिव माहौल रहा बाजार में और लगातार दूसरे दिन था जब हमने शानदार मजबूती के साथ क्लोजिंग भी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस पर बाजार के दिग्गज निवेशकों का क्या कहना है मार्केट में, ये भी आपको एक एक करके सुनवाते हैं। और कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि घरेलू बाजार पर नजरिया बेहद पॉजिटिव है, निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। एक क्षेत्र में राम भी मिलते हैं और रावण भी मिलते हैं, तो हमेशा निवेश करते समय अच्छे प्रमोटर के साथ निवेश करना जरूरी है। सब्जेक्ट टू दैट केविएट की अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रमोटर बहुत जरूरी है निवेश करने के लिए। हमें लगता है कि एक दो क्षेत्र ऐसे जहां पे आने वाले कुछ सालों के लिए मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। आज China+1 हम देख रहे हैं, दुनिया में लोग चाइना से अपना सोर्सिंग बेस दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही है।
बहुत सारी ग्लोबल कंपनी भारतीय कंपनी से खरीदारी कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ये एक ऐसी हरफनमौला थीम है जो आने वाले कुछ समय के लिए आउट परफॉर्मेंस दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत हमने केमिकल सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते देखा है पिछले 4-5 सालों में। उसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स होंगे अंडर ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आता रहेगा। दूसरा एक जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर है। सिर्फ फार्मा नहीं, पूरी हेल्थ केयर। आज दुनिया एजेड हो रही है, उन्हें हेल्थ केयर की जरूरत है। एंड अगर हम देखें भारतीयों के पास तो वो सारे साधन अवेलेबल है जिससे हम अपने देश की नहीं दुनिया की हेल्थ केयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था एक बार इसका भी अपडेट ले लेते हैं और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्वमोहन बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो आज यहाँ पर दायरे में ही कारोबार दिख रहा है। कॉमेक्स पर सोना $2000 के बेहद करीब है और MCX पर 60,000 के आसपास ही सोना घूम रहा है। लेकिन चांदी की कीमतों पर दबाव दिख रही है। 400 से 500 रुपये तक की गिरावट MCX पर दिख रही है और $25 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आई है, 101 के आसपास आ गया है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 3.5% के अब नीचे आ चुका है। तो इन दोनों में नरमी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, गोल्ड की कीमतों को। लेकिन अब बाजार की नज़र 2 और 3 मई को US फेड की जो बैठक है वहाँ पर है। हालांकि बाजार यही मानकर चल रहा है कि 0.25% वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। ट्रेडर्स के जो ग्रुप हैं उनको लगता है कि 91% चांसेस है कि ब्याज दरें 0.25% फेड की तरफ से बढ़ाई जाए। क्रूड की अगर बात करें तो कल हमने देखा था 1 से 1.5% तक की तेज़ी दिखी। आज एक दायरे में, हालांकि शुरुआती कारोबार में हल्की तेज़ी भी दिख रही थी, $82 से $83 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है। लेकिन अब फेड के अलावा बाजार को चिंता है कि चीन से किस तरह की डिमांड रहती है। हालांकि अब तक के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे। चीन में जो क्रूड के इंपोर्ट के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। उसे लग रहा है कि वहाँ पर डिमांड में रिवाइवल हो रहा है। लेकिन अब एक खबर ये भी है कि मई से जब OPEC प्लस अतिरिक्त उत्पादन की कटौती करेगा उसका क्या असर होगा, क्या यहाँ से जो क्रूड की कीमतें हैं और कितनी तेज़ी यहाँ से और आ सकती है। तो तमाम फैक्टर्स है जिस पर बाजार नज़र रखे हुए हैं। देखते हैं उसका क्या आगे असर होता है। लेकिन आज एक रेंज में ही गोल्ड, सिल्वर और क्रूड सभी काउंटर्स कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, तो दायरे में सभी कारोबार करते हुए दिखाई दिए। कमोडिटी मार्केट में आज दायरे में कारोबार हो रहा था और अब 2 और 3 मई को फेड की जो बैठक होगी उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। अब कुछ स्टॉक्स पर फोकस करेंगे और आज जोमेटो में हमने देखा कि एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। सिटी की रिपोर्ट आई और उसमें कुछ 70 रुपए से ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और क्या कुछ था उस रिपोर्ट में ये समझ लेता हूँ। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला जोमेटो और यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। सिटी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 76 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस कह रही है कि दोनों जोमेटो और स्विगी जो है अपनी डाइन आउट की मोनेटाइजेशन स्कीम स्टार्ट की हैं। अब ये जो है ऑफकोर्स कह सकते हैं कि लिमिटेड रोल आउट है। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकता है और आगे जाते हुए भी और ज़्यादा मोनेटाइजेशन स्कीम्स आ सकते हैं। अब जब मोनेटाइजेशन स्कीम्स आता है तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट पड़ती है स्टार्टअप्स की। और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल देखें तो यहाँ पे जो जितने भी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आ रही है रेस्टोरेंट से, वहाँ से जोमेटो और स्विगी का जो है रेवेन्यू देखने मिलता था। लेकिन कुछ नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह आप टेबल बुक करते हैं या कोई इवेंट्स में जाते हैं तो उस पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च लो से स्टॉक में 23% का उछाल है। लेकिन अगर एक साल की बात करें तो लगभग 40% का गिरावट ज़रूर देखने मिला है। अप्रैल 19 को जो है कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि यहाँ पे जो ब्लिंकिट स्ट्राइक हुई है और उनके जो डार्क स्टोर्स बंद हुए हैं NCR में, उसके लिए कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। 1% से कम का जो है रेवेन्यू इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि कंपनी जो ब्रेक इवन है FY25 तक कंसोलिडेटेड लेवल में देखने मिल सकती है। और लेकिन शॉर्ट टर्म ओवरहैंग ज़रूर रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, क्योंकि ब्लिंकिट की एक्विजिशन आई है। चौथे तिमाही की नतीजे भी अब आने वाले हैं आसपास हैं। और मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने कहा है कि जो कोर फूड बिज़नेस है, जहाँ पे अगर आपको एक सर्विसेज बिज़नेस को हटा दें तो वो जो है ब्रेक इवन से और पास आ सकती है 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2023 तक।
और दूसरा बात ये भी है कि जो हाइपर प्योर बिजनेस है उनके लॉसेस जो है आगे जाते हुए और भी कम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं इफ्का लैब की, और यूनिकैम से डील अनाउंस करने के बाद आज शेयर में हमने भारी गिरावट देखी। इसके पीछे की वजह क्या है और डील्स के डिटेल क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, इप्का लैब्स और यूनिकेम लैब्स ये दो फार्मा कंपनीज फोकस में है, क्योंकि इप्का लैब्स ने अनाउंस किया है कि वो 33% हिस्सेदारी यूनिकेम लैब्स में खरीद रही है, जहाँ पे जो फाउंडर है यूनिकेम लैब्स के, वो जो प्रमोटर हैं उनसे 33% हिस्सेदारी वो 440 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीद रही है। इस पॉजिटिव न्यूज़, इस न्यूज़ के चलते आप असर देख रहे हैं। और ना ही सिर्फ ये, आने वाले समय में मेजॉरिटी स्टेक के लिए वो 26% का ओपन ऑफर भी लाएगी, जो कि मौजूदा स्तर से देखे यूनिकेम लैब्स के 440 रुपये ओपन ऑफर प्राइस है, जो कि 13 से 14% प्रीमियम पे देखा जा रहा है। ये न्यूज़ एनालिस्ट इप्का लैब्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव पर यूनिकेम लैब्स के लिए पॉजिटिव देख रहे हैं। इससे इप्का लैब्स को क्यों नेगेटिव माना जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पूरी डील हुई है उसके वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव बता रहे हैं। 2.5 टाइम्स EV बाई सेल्स के वैल्यूएशंस निकल के आए हैं, जो कि एनालिस्ट के मुकाबले थोड़े से एक्सपेंसिव है। और साथ ही छोटी अवधि में यूनिकेम लैब्स के अधिग्रहण के बाद इप्का लैब्स के मार्जिन्स पे असर देखने को मिल सकता है। पर अगर लंबी अवधि में देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पे क्योंकि यूनिकेम लैब्स का 60% जो रेवेन्यू आता है वो US मार्केट से आता है, तो इप्का लैब्स जब इसको अधिग्रहण कर लेगी तो इप्का लैब्स के लिए US मार्केट के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही यूनिकेम लैब्स के पास कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि US FDA अप्रूव्ड हैं, तो उनके भी आने से इप्का लैब्स को फ़ायदा होगा। तो ये पूरी खबर के चलते दोनों ही कंपनीज फोकस में है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के चलते इप्का लैब्स में आप गिरावट देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय में कंपनी की कौन कॉल भी होगी तो उसकी कमेंट्री को लेकर भी हमारी नज़र रहेगी, जो भी हम आपको बताएंगे। ऑलराइट, अब बिल्कुल, अब ये तो बात हुई इप्का लैब की, और आज इस खबर के चलते हमने देखा स्टॉक में भारी गिरावट थी। लेकिन सृष्टि, इसके अलावा ये भी बताइए, कल नतीजों की बात करें तो मारुति सुजुकी अपने नतीजे घोषित करेगी, क्या अनुमान है नंबर से? इस बार मारुति सुजुकी की बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे। इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं, और अगर 10% से ज़्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज़्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना, बट इसके अलावा सभी पैमानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। EBITDA में 21.5% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। SUV का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पर कंपनी का क्या कहना है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतज़ार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो बात हुई मारुति सुजुकी के नंबर्स की, लेकिन इसके अलावा कल इंश्योरेंस सेक्टर भी फोकस में रहेगा। HDFC लाइफ और SBI लाइफ अपने नतीजे कल घोषित करने वाले हैं, तो समझ लेते हैं हर्ष से कि इन दोनों के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो जब HDFC लाइफ की बात करते हैं, ग्रॉस प्रीमियम इनकम 25% से एक्सपैंड होगा, 18,000 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। पैट अराउंड 580 करोड़, 60% एक्सपेंशन पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। VNB मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखेगा, सिक्वेंशली 29% VNB मार्जिन नंबर, और VNB एक्सपेक्टेड है 1100 करोड़ पे, जो कि एक 20% एक्सपेंशन है। क्या एक्सपेक्टेड है? स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स नॉन पार में, वो टैक्स के जो एग्जेम्पशंस जो निकाल दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, और मार्च, स्पेशली मार्च मंथ में HDFC लाइफ के नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिखेंगे विद रिगार्ड टू ग्रोथ। जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्चेस होगा FY24 में, उस पर इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी, क्योंकि वो
पर्टिकुलर मेट्रिक ड्राइव करेगा ग्रोथ आगे जाके, तो वो उस पर एक नज़र रहेगी और परसिस्टेंसी रेशियोज़ पे भी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। SBI लाइफ का जब सवाल आता है 23% ग्रोथ ग्रॉस प्रीमियम इनकम में एक्सपेक्टेड है, अराउंड 21,500 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 830 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 25% एक्सपैंड होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। VNBs में सॉलिड एक्सपेंशन 30% और VNB मार्जिन्स भी सॉलिड 29% के आसपास एक्सपेक्टेड है। जब एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो SBI लाइफ अपनी जोग्राफिकल रीच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ज़्यादा टैप इन करके ग्रोथ का इंजन बढ़ाएगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, और गोइंग फॉरवर्ड भी न्यू बिजनेस प्रीमियम सस्टेन करेगा। पर जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि नॉन पार साइड पे SBI लाइफ कैसे करता है, वो पर्टिकुलर टेस्ट ये टाइम आएगा, और उस पर मार्जिन्स और VNBs कैसे रहेंगे उस पर भी एक नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। दूसरा है ऑफ कोर्स कि जो टैक्स रेगुलेशन में चेंजेस है, आगे जाके क्या प्रोडक्ट्स में चेंजेस आएंगे, क्या नए प्रोडक्ट्स SBI लाइफ पिवट करेगा, उस पर भी एक इन्वेस्टर्स की नज़र। थैंक यू हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। तो HDFC लाइफ और SBI लाइफ इन दोनों के नतीजों पर हमारी नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की, और केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासागोड के बीच मिल चुकी है। इस ट्रेन में क्या स्पेशल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। आइए आपको दिखा देते हैं। केरल को बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में चलेगी। तकरीबन 550 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 5 मिनट में तय किया जाएगा। इसी रूट पे जो फिलहाल राजधानी है वो तकरीबन 10.5 घंटे लेती है। जाहिर तौर पे 2.5 घंटे की बचत इस नई वंदे भारत ट्रेन के जरिए संभव हो सकेगी। वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे का भविष्य बताया जा रहा है और इसके जरिए जो रेल यात्रा अनुभव है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके पीछे इसमें तमाम जो नए फीचर्स शामिल हैं उसको बताया जा रहा है। फिलहाल हम एग्जेक्टिव क्लास कोच में हम मौजूद हैं। इसमें यात्रा करने के लिए तकरीबन 2850 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और क्या कुछ सुविधाएं शामिल हैं, सबसे पहले इसका डिज़ाइन, लुक एंड फील आप देखें तो रेड कलर की ये जो चेयर्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल है। कुशनिंग इसकी काफ़ी बेहतर है। हैंड रेस्ट आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपने सुविधा के लिहाज से। अगर आप स्नैक्स टेबल को एंजॉय करना चाहते हैं अपने मील टाइम पर, तो ये स्नैक टेबल है जिसको आप बहुत आराम से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, अपने स्नैक्स को, मील को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो इस तरीके के चार्जिंग सॉकेट हर सीट के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। न सिर्फ ये सॉकेट है बल्कि USB चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है। पूरे कोच को LED लाइटिंग से जगमग किया गया है। इस तरीके के टच बटन से आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो लगेज रैक है काफ़ी मजबूत लगेज रैक है जिसमें आप आसानी से अपने बैग को रख सकते हैं। और पूरे कोच में सुरक्षा के नज़रिए से CCTV कैमरे दिए गए हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पे फुटेज मॉनिटर करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो चेयर कार है जिसमें 5 सीट का कॉम्बिनेशन है 3+2 का, वो कोचेज भी इसमें है और उसके लिए किराया तकरीबन 1550 रुपये होगा। तो कुल मिलाकर के केरल की भले ही ये पहली वंदे भारत ट्रेन हो, लेकिन पूरे भारतीय रेल नेटवर्क के लिए ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन है। रेलवे का लक्ष्य ये है कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया जा सके और इसके जरिए जो देश के अहम शहर हैं उनको वंदे भारत ट्रेन से जोड़े जाने का लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उस दिशा में 16 ट्रेनें अब तक चल चुकी हैं और इसके जरिए एक कोशिश ये भी है कि यात्रा अनुभव को बेहतर और उसको तेज बनाया जा सके। कैमरामैन आमिल के साथ समीर दीक्षित। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।